या फिर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, या फिर वन साइडेड शेयरिंग होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन गैस नजर आता है हमें इन केस ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो इस तरह से एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। एटम्स सर का इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो या गेन हो उसकी एनर्जी लो ही होगी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, वो पॉजिटिव आइन बना। फिर दूसरा एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी को रिलीज करेगा, और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और सर पहले वाली जो अगर एनर्जी है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये एनर्जी जब चेंज होती है उसके बाद वो आयन्स आपस में करीब आते हैं और उनसे एनर्जी अगेन रिलीज होती है, वो हम नीचे पढ़ेंगे हाउ आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ओवरऑल या नेट एनर्जी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आप लोगों के जहन में बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मेन टाइप्स जो हैं वो ओनली टू हैं। देयर आर ओनली टू मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। दोज आर प्राइमरी बॉन्ड्स एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स और सेकेंडरी बॉन्ड्स जो हैं ये दो मेन टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड के। इनमें से प्राइमरी बॉन्ड्स को देखें। ये प्राइमरी बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ये बनते हैं एटम्स के बीच में, और इनमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन गेन, या जो भी वन साइडेड शेयरिंग होगी वो सब इलेक्ट्रॉन के बेस पर प्राइमरी बॉन्ड्स बनेंगे। प्राइमरी बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन अनस्टेबल एटम्स। वो एटम्स जो अनस्टेबल हों, फ्री स्टेट में ना मिल सके हमें, जस्ट लाइक सिंगल स्टेट में हमें ना मिल सके, तो वो अनस्टेबल एटम्स, चाहे वो सिंगल हाइड्रोजन हो या सिंगल ऑक्सीजन हो, या फिर हमारे पास जो है कोई सा भी ऐसा एटम जो फ्री स्टेट में ना मिल सकता हो, तो वो क्या बनाएगा? वो बॉन्ड बनाएगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, और केमिकल बॉन्ड से वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन नोबेल गैसेस को हम देखते हैं कि वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में होते हैं। एटॉमिक फॉर्म है लेकिन स्टेबल फॉर्म है। इट मींस वो प्राइमरी बॉन्ड से बनाने से अवॉइड करते हैं। जो भी स्टेबल होंगे वो बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन वो बॉन्ड्स कौन से होंगे? सेकेंडरी बॉन्ड्स होंगे। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स और प्राइमरी बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, जिसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट नजर आती है हमें। और जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। आफ्टर मेकिंग बॉन्ड दे विल बिकम स्टेबल। अब उनकी टाइप्स हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एंड डेटिव बॉन्ड। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड। तो ये जो हमारे पास हैं बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा एक और जो प्राइमरी बॉन्ड है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। एनीवन कैन टेल हाउ मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म? मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, आप में से कोई बता सकता है? जी, कोई बता सकता है आप में से? मेटल से बनता है। सर मेटल्स के दरमियान की बॉन्डिंग होती है। तो मतलब उनके मेटल्स के सर इलेक्ट्रॉन मेटल्स फ्री केस इलेक्ट्रॉन होता है रिमूव जिससे करते हैं जो और है वो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से से हो वो जाते बन जाता है। मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव उनके करते हैं पास फिर होता बनता है। है? हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री ही रह जाते हैं। नो, ये बात सही नहीं है। कोई और बताएं। सर इलेक्ट्रॉन गैस होती है ना जो पॉजिटिवली इमर्स्ड होती है, फिर वो मेटल्स जॉइन होके जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। जी, ये बात कुछ सही है कि in which positive center, which is nucleus, and this nucleus is surrounded by electron cloud, electron gas और इलेक्ट्रॉन सी। और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
उसके बेस पर हम ये कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये मेटेलिक बॉन्ड है। कोई आयरन रॉड हो, कोई गोल्ड हो, कुछ भी हो, तो वो इस तरह से हमारे पास उसमें मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन वहीं पर ही हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक और फिर दूसरे और फिर इस तरह से मूव कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास बनेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन गैस बनेगा, और इसको हम कहेंगे कि इससे हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है, जिसमें हमारे पास मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूस वाइब्रेशनल मोशन। ये जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे तब तक इनमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होएगी, इनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही होगी। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट देने से अब दूसरा मीडियम मिलेगा और उस तरफ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या ट्रांसलेशन मोशन शुरू हो जाएगी। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही थी उसमें। तो ये है मेटालिक बॉन्ड। अब सेकेंडरी बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? सेकेंडरी बॉन्ड्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और मॉलिक्यूल्स मींस के स्टेबल। यहाँ पर जो हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे वो स्टेबल होंगे। स्टेबल का मतलब कि वो चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। एटॉमिक फॉर्म में कौन से स्टेबल होंगे हमारे पास? सर 8th ग्रुप के मेंबर। वेरी गुड। 8A ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास स्टेबल होंगे। स्टेबल फॉर्म कहलाएगी उनकी। 8A ग्रुप की एटॉमिक फॉर्म है, लेकिन उस एटॉमिक फॉर्म को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म भी कहते हैं। अब हम इनको क्लासिफाई करें तो इनकी क्लासिफिकेशन जो हमारे पास हो रही है वो क्लासिफिकेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो रही है कि जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल फोर्सेस हैं, और उसके अलावा वैन फोर्सेस हैं, और उसके अलावा लंदन फोर्सेस हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पास बन रहे हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। सेकेंडरी बॉन्ड्स याद रहे, कितने भी स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, दे आर ऑलवेज वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड, वीकेस्ट प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड्स में जो वीकेस्ट प्राइमरी बॉन्ड होगा उससे कहीं ज्यादा वीक होंगे सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स हमेशा वीक होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं। इनको समझाने के लिए हम जस्ट ये एग्जांपल देते हैं कि प्राइमरी बॉन्ड्स आर लाइक द रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड योर फैमिली। आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग के साथ जो आपकी रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, दैट इज प्राइमरी बॉन्ड, जो आसानी से या हम ये कहेंगे ब्रेक नहीं हो सकती। वो तो लाइफ टाइम चलती है, और जब तक लाइफ है तब तक वो चलेगी, प्राइमरी बॉन्ड्स। सेकेंडरी बॉन्ड्स जो हैं उनमें आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं। एक फैमिली, एक बंच दूसरे बंच के साथ कंबाइन हो रहा है, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि प्राइमरी बॉन्ड्स से आपस में एटम्स जिसमें कनेक्टेड हैं, वो एक मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल के साथ, चाहे वो उसके जैसा हो या उससे डिफरेंट हो, उसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये फैमिली फ्रेंड्स हो गए। एक फैमिली वाटर मॉलिक्यूल की और दूसरी फैमिली, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो दूसरे के इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखे हुए है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा है हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। कितनी वीक होती है कि इसको अगर हम ब्रेक करें तो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, और थोड़ा टेम्परेचर दें तो ये ब्रेक हो जाती है। लेकिन जो प्राइमरी बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ब्रेक होते हैं ये प्राइमरी बॉन्ड्स। अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। उसको और गर्म कर रहे हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। उसको और गर्म करेंगे स्टीम को क्लोज्ड कंटेनर में, तब जाकर वो ब्रेक हो सकेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो सकेगी। लेकिन अगर आपने ओपन एयर में इसको गर्म किया तो वो ब्रेक नहीं हो सकेगा, H2O मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन पर हीट देने से वो ब्रेक नहीं होता है। इट मीन्स के जो प्राइमरी बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं।
अब जरा आप देखिएगा फैमिली के हिसाब से देखिएगा कि अगर प्राइमरी बॉन्ड टूट जाता है तो वो बंदा स्टेबल होता है सोसाइटी में? अगर कोई नो अपनी सर, फैमिली से खराब हो जाता नो है तो सर। स्टेबल होगा? नो सर, नहीं नो। होगा। इसका मतलब कि प्राइमरी बॉन्ड्स में जब एटम अपनी फैमिली को छोड़ देता है तो स्टेबल नहीं होता। वो जो सिंगल मूविंग हाइड्रोजन, चाहे वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ही गया है, चाहे उसके वो इलेक्ट्रॉन देकर नहीं गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज की सूरत में नहीं गया, ये फ्री रेडिकल की सूरत में गया है, लेकिन ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और कोई भी इसको अपने साथ अटैच कर लेगा और ये किसी के साथ भी अटैच हो जाएगा। सिमिलरली एक ऑक्सीजन, और वो भी इस तरह से फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, उसकी फ्री स्टेट हमेशा होगी डाई एटमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये स्टेट जो है उसकी स्टेबल होगी। और हाइड्रोजन की भी इसी तरह से जो स्टेबल होगी वो स्टेबल होगी H2 फॉर्म में, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी वो किसी और के साथ कंबाइन होगा, किसी डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि H2 इज लेस स्टेबल देन HCl और H2O और CH4। तो हाइड्रोजन किसी हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल में क्यों ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू होमोएटमिक मॉलिक्यूल? जी, एनीवन स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है, नहीं आ रही है? कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के लिए पूछा है H2 is less stable than, hydrogen is less stable in H2 form than in heteroatomic molecular form। किसी भी heteroatomic molecular form में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है एज कम्पेयर टू डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। सर नेगेटिव चार्ज की वजह से। बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह जो से उनके ऊपर सर नेगेटिव की वजह से ऐसा होता है। और वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन रहे हैं, उससे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखे हुए है। जबकि अगर वो फ्री स्टेट में H2 है तो वो फ्री स्टेट में वो बहुत लाइटर हो जाएगा, लाइटर होने की वजह से ग्रेविटी से वो ज्यादा दूर होता चला जाएगा, वो सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम, बहुत ही वीक रखेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं रखेगा जितना कि हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर NH3 में या फिर H2O में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी हमें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की फोर्स। फोर्स होती है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो चार मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अमंग द मॉलिक्यूल होती है। और विद इन द मॉलिक्यूल अगर हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रा, इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रा एंड इंटर सेम और अलग अलग सर? सेम सर सर वो within the मॉलिक्यूल molecule। और इंट्रा एटम्स के बीच में है। दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही होती हैं, लेकिन उसमें एक एक ही मॉलिक्यूल में होगी और एक जो है वो किस तरह से होगी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा फिनोल के डिफरेंट टाइप्स। जैसे ये हमारे पास है
हमारे पास ये सिंपल फिनोल है। अगर हम इसमें लेते हैं कैटकोल, तो कैटकोल में दोनों हाइड्रोक्सिल करीब करीब हैं, तो दोनों हाइड्रोक्सिल क्लोज्ड हैं, तो इन दोनों हाइड्रोक्सिल की आपस की फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगी, जो कि होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम एक और फिनोल लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो हमारे पास है डायहाइड्रिक फिनोल में से कौन सा, हाइड्रोकिनोन। हाइड्रोकिनोन में जो दो OH होंगे, वो दो OH आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, तो इनमें जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी वो एक मॉलिक्यूल की अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो वो हो जाएगी इंटर। इसके बीच में जो होगी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वो कहलाएगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें जो होगी उसको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, और इसमें अमंग द मॉलिक्यूल्स, एक होगा विद इन द मॉलिक्यूल, एक होगा अमंग द मॉलिक्यूल। उसके बेस पर हम कहेंगे इंट्रा और इंटर। इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे तो हम इसको और आगे पढ़ेंगे, तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम देखते हैं, यस सर सर इसका रीजन क्या है कि प्राइमरी बॉन्ड से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड से? प्राइमरी बॉन्ड्स में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है सेकेंडरी बॉन्ड्स के मुकाबले में। जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करके बॉन्ड बनाएंगे वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। यस सर, ठीक है। ठीक है, अब प्राइमरी बॉन्ड्स में से हम देखते हैं सबसे पहले आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, डब्ल्यू कोल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया 1916 में आयोनिक बॉन्ड का, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। इसमें ये कहते हैं कि ये बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस उनके दरमियान, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका होता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। एक एटम बनाएगा कैटाइन, और कैटाइन का मतलब कि पॉजिटिव आइन, और पॉजिटिव आइन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से। और दूसरा एटम बनाएगा एनाइन, एनाइन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। फिर जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन बन जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर वो आपस में क्लोज हो जाएंगे, और वो क्लोजनेस की बेस पर वो बना लेंगे आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं। लेकिन पहले जरा शर्त तो देखें कि कौन से एलिमेंट्स बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड। आमतौर पर ये एलिमेंट्स जो होते हैं, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, ज्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन मेटल मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें नॉन मेटल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा हो। किसी को याद नहीं आ रहा? गैस लाइक किसी को याद नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो नॉन मेटल मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे? नो सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आ रहा है, तो जब भी EN डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आएगा तो हम कहेंगे कि आयोनिक बॉन्ड बना है। क्या हमने ये कल पढ़ा था? कल के लेक्चर में था ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? यस सर, यस सर। शायद लास्ट में हमने कहा था कि ये आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए आपने इसको रीड नहीं किया। जो मैंने शेयर किया उसको आप लोगों ने रीड नहीं किया, इसलिए शायद आपको याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही है ना, आप लोग रीड नहीं कर रहे हैं, जो हम बस जो यहाँ लेक्चर हो गया वो हो गया, उसके बाद उसको नहीं देखा। और आप में से मोस्टली बच्चे यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको मसला एक सीट का, एक कुर्सी का, और वो कुर्सी आप घर से नहीं लेके जा सकते यूनिवर्सिटी में। कोशिश करें वो यूनिवर्सिटी वाले आपको कुर्सी दे दें, एक सीट दे दें, और नहीं तो फिर मसला हो जाएगा बहुत।
ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, देखिएगा। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कैटाइन फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। स्टेप 1 में कैटाइन फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। एंथैल्पी चेंज जो इसमें होगी उसको हम क्या नाम देंगे? उस एंथैल्पी चेंज को, एंथैल्पी चेंज को क्या नाम देंगे हम? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम देंगे हम। ये आईपी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये सोडियम की आईपी कितनी है? 495 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोसेस क्या होगा इसमें प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक का, प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरा स्टेप जो है उसमें क्या है। दूसरे स्टेप में हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन होगी? ये बन गया हमारे पास कैटाइन, एनाइन फॉर्मेशन। एनाइन फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी है ये नेगेटिव वैल्यू, इट मींस दिस इज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा क्योंकि ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो उसके बाद अब देखिएगा कि ये जो एनर्जी दे रहा है वो 348 है, और सोडियम जो एनर्जी ले रहा है उसको कितनी एनर्जी चाहिए? 495। तो अब ये वाली बात जो है इसको आप जरा देखें, हम जरा लेते हैं इसको इस हिसाब से कि आपके पास जो प्रोडक्ट चाहिए, दुकान से आप चीज खरीद रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? 495। आपके पास पैसे कितने हैं? 348। क्या आप इतने पैसों में इतनी की चीज खरीद लेंगे? नो सर। मिल जाएगी? नहीं मिलेगी आपको। आपके पास कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 147। तो आप ये वाले जो पैसे हैं ये खाते में लिखवा देंगे, बोलेंगे ये उधार रहे हमारे, तो उधार खाते में है, इसको हम दे देंगे वापस। ऐसा चलता है नहीं चलता? चलता है सर। चलता है ना। तो अब हम इसको ऐसे चलाते हैं, अब इसको ऐसे ही चलाते हैं। अब हम कैसे चलाते हैं कि अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में सोडियम को जो एनर्जी चाहिए थी वो 495 थी, और क्लोरीन ने जो एनर्जी दी वो थी 348, और 147 किलोजूल पर मोल एनर्जी का जो नुकसान हो रहा है, जो कम पड़ रही है, उसको हम कंपनसेट करेंगे। कैसे कंपनसेट करेंगे? जब ये आइंस बनेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये है सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और पॉजिटिव आइन बना रहा है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गया नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है? वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लोराइड के पास, और वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसके ऊपर हल्का हल्का चार्ज आ रहा है माइनस का। अब ये जो थोड़े थोड़े से चार्जेस आ रहे हैं, इनके बेस पर ये आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। तो इस तरह से ये जो इनकी मूवमेंट है, और इस मूवमेंट से जो एनर्जी चेंज हो रही है, उस एनर्जी चेंज को हम कहते हैं बॉर्न हैबर्ट साइकिल। क्या कहते हैं? बॉर्न हैबर्ट साइकिल। बॉर्न हैबर्ट साइकिल हो रही है, और बॉर्न हैबर्ट साइकिल में सारी एंथैल्पी चेंज आपस में मिक्स हो रही है। और यहाँ जो इसको एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी क्लोरीन ने नहीं दी, लेकिन जब इनकी आपस की अरेंजमेंट हो रही है, उस अरेंजमेंट में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 788 किलोजूल पर मोल। इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे?
लैटिस एनर्जी का नाम lattice लेंगे। energy. जो लैटिस एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी जो 788 किलोजूल पर मोल है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये इनकी अरेंजमेंट से आ रही है। सोडियम और क्लोराइड आयन की अरेंजमेंट से ये एनर्जी आ रही है। अब जरा देखिएगा कि वो एनर्जी जो फर्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी? 495। 495 जो एनर्जी रिलीज हुई सेकंड स्टेप में दैट इज 348। वो एनर्जी जो रिलीज हुई थर्ड स्टेप में दैट इज 788। तो इसके लिए हम कहेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ions and the ionic bond it is essential that the summation of energies enthalpy change of step 2 plus step 1 इन दोनों का summation that must be greater than the enthalpy required in first step। ये देखिए del H2 plus del H3 that must be greater than Del H1. del H1 क्या है? IP। del H2 क्या है? EA। ये हमारे पास है IP। ये आपको ऐसे भी दे सकते हैं टेस्ट में, दिस इज IP। और ये है आपके पास EA। और उसके साथ फिर ये क्या है आपके पास? LE. LE। It means the summation of EA and LE that must be greater than IP। तभी बनेगा हमारे पास आयोनिक कंपाउंड, अदरवाइज आयोनिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास है, ये आपके पास दिया हुआ है बुक में पेज नंबर 120 पर। 120 पर जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, उसमें आपको ऊपर सबसे ऊपर जो 3 लाइंस दी हुई हैं उन 3 लाइंस में ये बताया हुआ है। देखें जरा, नजर आ रहा है? ये लिखा हुआ है, यस सर, लिखा हुआ है। रीड करें। आप में से कोई बच्चे वो लाइन रीड करें जरा, उन लाइन में क्या बात कही जा रही है। 120 पेज पर जो 3 लाइंस हैं, सर पढ़ें। सर वी कंक्लूड, आयशा पढ़ें, आयशा पामर पढ़ें। We conclude that it is essential for the formation of ions and ionic bond that the sum of energies released in the second and the third step must be larger than what is released in the first step. What is required in the ये first देखिए step? देखिए, ये यही बात हो गई। इसको हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यही वाली बात है ये। Yes sir. शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बात कही जा रही है। अब हमारे पास टाइम कम है, अब हम इस आयोनिक कंपाउंड को कंप्लीट करते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसी पेज पर रहिएगा आप लोग, इसी पेज पर अभी हमें कुछ और भी पढ़ना है, इसी पेज पर अभी हमें कुछ और पढ़ना है। सबसे पहले स्टेट, ये हार्ड सॉलिड होते हैं, ये पॉइंट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर हार्ड सॉलिड पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। ड्यू टू हार्ड सॉलिड्स दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं? यस सर। मोल्टन स्टेट में करते हैं। सर करते Molten हैं। state, molten या aqueous state में। कंडक्ट कैसे करेंगे ये? फ्यूज स्टेट। इन मोल्टन एंड फ्यूज्ड स्टेट। ये क्या होती है मोल्टन एंड फ्यूज्ड स्टेट्स? सर जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। वेरी गुड। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे आयंस बन तो ये जाएंगे। जाएगी इसकी फ्यूज स्टेट, और जब इसको हम रखेंगे मेल्ट कर देंगे, लिक्विड फॉर्म कर देंगे, तो कहलाएगी मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन एंड फ्यूज स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। अब जरा ये लास्ट पॉइंट है सॉलिबिलिटी वाला। इस सॉलिबिलिटी वाले में देखिएगा कि ये सॉलिबल हैं वाटर में और पोलर सॉल्वेंट्स में, और ये इनसॉल्युबल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। यहाँ पर एक लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कि कुछ आयोनिक कंपाउंड्स वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी के लिए जो शर्त है वो शर्त क्या है? HE। व्हाट इज HE? HE को हम लिख सकते Hydration हैं energy. जी, वेरी गुड, हाइड्रेशन एनर्जी। दिस हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन
Le. व्हाट इज Le? lattice energy. lattice energy sir. Lattice energy. अगर ये कंडीशन होगी देन कंपाउंड विल बी सॉलेबल, इस सूरत में कंपाउंड सॉलेबल होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपाउंड इनसॉलेबल होगा। अगर इसका अपोजिट हुआ तो कंपाउंड इनसॉलेबल होगा। वो कैसे? इसी को अगर हम ले लें कि हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, वो सॉल्वेशन एनर्जी लेस हो किससे? लैटिस एनर्जी Lattice से, energy. तो फिर वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? insoluble इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि कंपाउंड्स अगर इनसॉल्युबल हैं दैट मीन्स के उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस सॉल्वेंट से जो हम ले रहे हैं। उसमें आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्लोराइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ये एग्जाम्पल दिए हुए, ये बुक में से पढ़ लीजिएगा। और हमारा टाइम हो गया है ख़त्म और हम इसको अब एंड कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को और बाकी बॉन्ड्स को इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।